साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज से मैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं और इसमें जीके जीएस जो कि संपूर्ण जीके जीएस होगा। इसमें जीके जीएस के सारे पार्ट्स कवर होंगे और स्टैटिक जीके भी साथ में इसके होगा और टॉप एमसीक्यूज होंगे। ये वो एमसीक्यूज होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी ने जीडी की परीक्षा में इसके पहले कभी या तो पूछा है या इस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो कि जनवरी फरवरी 2025 में आपकी ये होने वाली है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस होंगी जीके जीएस की। यदि बात करें तो समाधान द सॉल्यूशन की तरफ से, तो इसलिए आपको करना केवल ये है कि आप वीडियोज़ को लगातार देखते जाइए और एक बार दो बार जितने में संभव हो। अभी आप देखेंगे यहाँ आप गागर में सागर लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो ये अभी सिद्ध हो जाएगा कि गागर में सागर क्यों लिखा है। बहुत कम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये प्रैक्टिस सेट पहला ही है, प्रैक्टिस सेट 1 है। ये लगातार प्रैक्टिस सेट्स बढ़ते जाएंगे और आपको देखते जाना है। क्वेश्चंस चुनिंदा होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनकी परीक्षा में आने की संभावना पूरी होगी। कंटेंट की बात करेंगे तो संपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, खेल खिलाड़ियों से संबंधित होंगे। प्रमुख दिवसों से अक्सर प्रश्न जीडी में पूछे जाते रहे हैं तो ये होंगे। चर्चित व्यक्तित्व कौन से अभी फिलहाल में व्यक्तित्व चर्चित रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहेंगे। और लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों से प्रश्न लगातार आते रहे हैं जीडी में। पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न आते रहे, वो यहाँ पर चुनिंदा जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। त्यौहार और मेले, योजनाएं, प्रमुख संस्थानों से, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे प्रश्न आते हैं। जनगणना से, राजधानी व मुद्रा से, देशों की राजधानी और देशों की मुद्राओं से प्रश्न लगातार जीडी में आते रहे हैं, तो वो इसमें मिलेंगे आपको। करंट अफेयर्स की बात होगी। भारत में और विश्व में प्रथम सबसे पहला कौन सी घटना हुई, कौन सा रहा सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये सारे प्रश्न रहेंगे। पुस्तकें और लेखकों से खूब प्रश्न आते हैं, वो इसमें कवर होगा। और प्रमुख चक्रवातों से जो प्रश्न आते हैं, इस तरह से संपूर्ण जीके जीएस की बात होगी और स्टैटिक जीके इसमें कवर होगा। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है और ये पूरी चेन होगी, पूरी सीरीज होगी एसएससी जीडी की आपकी परीक्षा तक। संपूर्ण जीके जीएस आपको कवर्ड मिलेगा और वो क्वेश्चंस होंगे जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही प्रामाणिकता से और विश्वास के साथ इस क्लास को देखना प्रारंभ कीजिए। आज से यह क्लास प्रारंभ हो रही है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडस वैली की बात करेंगे तो क्या ये प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, यानी प्री हिस्टोरिक एज से, या ऐतिहासिक युग से, या आद्य ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो देखिए, यदि सिंधु सभ्यता की बात किया जाए तो प्रागैतिहासिक युग से तो संबंधित नहीं है, सबसे पुराना है, इतिहास से बहुत पुराना है, एकदम प्रारंभ से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आद्य ऐतिहासिक युग से यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। अब देखिए, इसमें व्याख्याएं बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, आपने एक प्रश्न पढ़ा है, उसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग या प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्री नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज तो प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न
के सापेक्ष आप देखेंगे कितनी बड़ी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, और ये ही महत्वपूर्ण है। और ये इस क्लास की जो ये क्लास आपको देखने को मिलेंगी उसकी यही खूबी है, यही खूबसूरती है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में एसएससी ने पूछे हैं, ख़ास तौर से जीडी की परीक्षा में आए हैं, और या इस परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। इसलिए बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिए। प्रागैतिहासिक काल की बात करें, अब देखिए ये जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। लेकिन और से युग देखें क्या हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो 10,000 BC से 2,500 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक यह है, इसे पाषाण काल कहते हैं। देखिए 10,000 BC इसलिए कहा गया है कि ये 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। एक तो यानी पाषाण काल को, जैसे पूरा पाषाण काल है तो ये 10,000 BC तक होता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 और BC तक, और नव पाषाण काल 4,000 से 2,500 BC तक। तो इस तरह से 2,500 BC तक प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो 2,500 BC से लेकर 1750 BC तक है, और इसी में सिंधु सभ्यता और वैदिक युग दोनों आते हैं। तो वैदिक युग की भी यदि कभी बात आ जाए कि किस काल में है, तो आप आद्य ऐतिहासिक काल बताएंगे। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 1750 BC से अब तक है, और ये 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सिंधु सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी, तो ये चार्ल्स मेसन थे। 1826 में इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। सभ्यता का आकार जो है ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणाकार में पूरी सभ्यता थी। पूरा जो नगरीय सभ्यता थी ये त्रिकोणाकार में थी, ट्रायंगुलर शेप में थी। और लिपि इसकी जो है वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिकल थी। पूजा जो है ये मातृ देवी और पशुपतिनाथ की यहाँ के लोग किया करते थे, इंडस वैली के यानी सिंधु सभ्यता के। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं यहाँ के सिंधु सभ्यता के। तो आप लगातार प्रारंभ से ही पढ़ते आए होंगे। तो हड़प्पा की बात करें तो ये इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। यह रावी नदी के तट पर है, और यह कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अब देखिए ये इतने पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स हैं जो ना, ये प्रश्न हैं, ये कभी न कभी पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, इनको बहुत ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में, और ठीक यानी 1 साल बाद हड़प्पा से, और सिंधु नदी के तट पर है, और यह पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है। चूँकि उस समय यह पाकिस्तान बना नहीं था, इसलिए भारत में था, लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, ये इसमें बहुत प्रश्न आते हैं इस पर कि विशाल स्नानागार, अन्नागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये कहाँ प्राप्त हुई हैं, तो याद रखिएगा कि ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि आपने एक प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर, उसके अगेंस्ट आपने इतने उत्तर देख लिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि यही जो पॉइंट्स हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और लगातार 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। ये निश्चित ही आपका बेड़ा पार करेंगे, और यही इस पूरे क्लास की खूबसूरती है। तो यदि आपको ठीक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि जो वीडियो है, जो क्लासेस हैं, उसका लेवल बहुत बढ़िया है और आपकी परीक्षा के लेवल से मैच कर रहा है, तो इसको बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर है। दूसरा प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? हु वॉज द फर्स्ट टर्किश कंकरर टू क्रॉस द विंध्याचल माउंटेन्स? देखिए, पहला विजेता जो तुर्क विजेता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो कहाँ गया? विंध्याचल पर्वत को पार कर गया। इसके पहले के जो तुर्क शासक थे
ये विंध्याचल पर्वत है, इसके इस एरिया में ये लोग विजय अपना अभियान चलाए थे और जीत पाए थे। लेकिन पहली बार दक्षिण की ओर गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आइए देखते हैं। विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत विजय अभियान इसने पर गया ये, और ये 1294 से 1326 तक इसका अभियान रहा। उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति था, यानी राज्यों को जीतकर राज्य करना नहीं था, उद्देश्य धन की प्राप्ति था। विजय के बावजूद विजित राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, इसीलिए इसे इतिहासकारों ने धर्म विजय कहा है। नेतृत्व इसका कौन कर रहा था? इसका गुलाम और सेनापति मलिक काफूर था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मलिक काफूर जो है इसका सेनापति था, जो कि दक्षिण विजय में इसके नेतृत्व में हुई थी। देवगिर, वारंगल और द्वार समुद्र, मदुरई, इन पर इन्होंने आक्रमण किया था। देवगिर के राजा रामचंद्र पर विजय, ये वाला प्रश्न आता है। 1294 में इसने देवगिर के राजा रामचंद्र पर विजय प्राप्त की। ये प्रश्न आता है कि उस समय देवगिर का राजा कौन था, तो आप बताएंगे रामचंद्र था। और विजय से लौट रहा था अलाउद्दीन खिलजी, कड़ा में इसने अपने चाचा जलालुद्दीन को बुलाया और इसकी हत्या कर दी। उसने कहा कि आइए, मैं बहुत पैसा लेके आया हूँ। तो जलालुद्दीन वहाँ से आया और उसने सोचा कि मेरा भतीजा बहुत पैसा लेके आया है और मुझे देने के लिए बुला रहा है, और गले मिला और उसने खंजर भोंककर हत्या कर दी, स्वयं राजा बन गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुराना इसका नाम है हेली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1935 में हुई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये पुराना, सबसे पुराना था। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हेमीस राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख में है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, और ये इनकी संख्या कुल है 97, यानी इनमें यहाँ 97 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 97 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश दोनों में बराबर 9 हैं, याद रखिएगा। यदि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो अंडमान निकोबार, और राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा अंडमान और एमपी दोनों में बराबर हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें तथा बाघों की संख्या तो अगेन मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य, ये प्रश्न आता है, इसको याद रखिएगा, ये गोवा तथा केरल दोनों में फैला हुआ है, विस्तृत है सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, खूब आता है। तो द आंसर इज राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। अन्य इनका नाम यदि कई बार पूछ लेता है तो आप याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर इन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न ही आ जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो आप राजा राम मोहन राय को बताएंगे। आधुनिक भारत के पिता, युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ये इनके उपनाम हैं। ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके संस्थापक, इसकी स्थापना जो है 1828 में की गई और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। शुरू में मूलतः इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ा। प्रथम स्थापित संस्था राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा थी, जो कि 1815 में इन्होंने स्थापित की थी। अकबर सेकंड ने, जो कि उस समय मुगल राजा था, उसने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। और भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में स्थापित की गई। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। देव समाज की बात करेंगे तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्थापित की और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था, स्थापित किया था। तो इतने महत्वपूर्ण समाजों से प्रश्न आते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं सब प्रश्न आए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए।
एक बार दो बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? हु सेड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। फारसी भाषा में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, तहजीब उल अखलाक। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आता है प्रश्न। इसका अर्थ है सभ्यता और नैतिकता। तहजीब उल अखलाक इनकी पत्रिका है। संस्थापक मोहम्मडन एसोसिएशन के, यानी मोहम्मडन एसोसिएशन का इन्होंने इसकी स्थापना की। और इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बड़ा महत्वपूर्ण कॉलेज है और यह दक्षिण एशिया की प्रथम मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। और बाद में इसी का नाम 1920 से क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय, बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये ऐसे भी प्रश्न खूब आते हैं और सामान्य चीज़ें जो हम कई बार अपने सामान्य दैनिक जीवन में शब्दों का उपयोग करते हैं उनके फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज। कुछ और महत्वपूर्ण और बड़े चर्चित नाम देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। CCC, जिसको ट्रिपल सी कहते हैं, ये कोर्स कंप्यूटर का है जो बच्चे करते हैं। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC यानी ट्रिपल सी। और कई बार ट्रिपल सी ही लिखा रहे तो आप CCC को ही समझिएगा। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। लेड LED क्या है? LED TV जो होती है। लाइट एमिटिंग डायोड। LCD इस तरह की भी टीवी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीवी या मोबाइल के जो डिस्प्लेज हैं। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। OMR जिस पर परीक्षाएं होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेफ्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। और RTGS, ये भी दोनों भी क्या हैं, फंड ट्रांसफ़र के जो है स्रोत हैं और एक तरीका है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, RTGS। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य कार्य इस अधिनियम के क्या थे? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। एक वर्ष समिति ने सिफारिश की थी और उसके तहत आम बजट और रेल बजट, इन दोनों को अलग कर लिया गया। याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। लोक लेखा समिति का गठन किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है संसद की समितियों में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का भी गठन, इस पद का सृजन इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया। तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? क्या 6 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष या 12 वर्ष? महाकुंभ की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर D सही उत्तर है, 12 वर्ष के अंतराल पे, यानी प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और आप जानते हैं यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट है इस दृष्टि से कि अगले ही वर्ष यानी 3 महीने बाद जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, तो इसलिए यह प्रश्न आ सकता है। तो प्रयागराज में ही लग रहा है, ये भी याद रखिए, ये प्रश्न आ सकता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर यह लगता है महाकुंभ। 4 जगह लगता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। तो
इस तरह से आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे मेले के उपलक्ष्य में, कुंभ मेले के उपलक्ष्य में। और कुंभ मेला जो नेक्स्ट की यदि पूछ लिया तो बताएंगे कि प्रयागराज में लगेगा जनवरी 2025 में। प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगेगा और उसके बाद प्रत्येक 12वें वर्ष में कौन सा लगेगा? महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आप देखेंगे, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। प्रांतीय संविधान, ये सरदार, ये जो है संविधान समिति इधर है, सरदार पटेल, ये भी सही है, दोनों सही हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, सभी जानते हैं सही है। प्रक्रिया नियम समिति जो है ये गलत है। प्रक्रिया नियम समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी अध्यक्ष थे, सो ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको दिवाली के पटाखे भी सुनाई पड़ रहे होंगे। अन्य समितियां, इनकी बात करें, देखिए समितियों से प्रश्न आते रहे हैं। संघीय संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श की समिति थी, ये सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। लेकिन इसकी 2 उप समितियाँ भी थीं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की। तो मौलिक अधिकार की एक अलग उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति एक अलग थी। तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो इन्हें भी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की बात करेंगे तो सरदार पटेल, लेकिन उप समितियों की बात करेंगे तो कृपलानी और मुखर्जी क्रमशः होंगे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न कई बार आया है। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, खूब आया है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी आता है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आता है। आर्टिकल 21A निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अभी हाल फिलहाल की जो परीक्षाएं हैं सब में ये आया है 21A निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाला, क्योंकि इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों का हित, भी प्रश्न आता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा था संविधान की। तो इस तरह से इन सभी को आप ध्यान से याद कर लीजिए। सारे प्रश्न, ये सारे पॉइंट्स प्रश्न के रूप में आए हुए हैं। 11वां प्रश्न है, पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? तो अ सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक यही हैं भाई साहब। कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन कौन है? ये सौरव गांगुली। अनिल कुंबले की बात करें, देखिए ये क्रिकेटर्स जो हैं उनकी लिखी किताबें हैं, इनको याद रखिए। अनिल कुंबले वाइड एंगल, सुरेश रैना बिलीव, कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, BVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, ये 281 बना के जो है भारत को जितवाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और बहुत ऐतिहासिक पारी खेली थी। वीरेंद्र सहवाग उम्मीद इंडिया, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, ये खूब आया है प्रश्न। सुनील गावस्कर सनी डेज, ये भी आता है। तो इन प्रश्नों को याद रखें। 12वां नंबर प्रश्न है, 12th क्वेश्चन, डायनमो का क्या कार्य है? देखिए साइंस का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। डायनमो है, इसका कार्य क्या है? उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, या निम्न को उच्च में परिवर्तित करना, या विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए डायनमो जो है जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? बिजली पैदा करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगाएंगे आ जाएगा। तो डायनमो क्या है? एक जनरेटर है, और ये जनरेट क्या करता है? विद्युत को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनमो एक विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। विद्युत धारा का प्रवाह की बात करें यदि प्रश्न आए तो यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। याद रखिए, उच्च विभव से निम्न विभव, यानी विद्युत धारा जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। तो विभव पूछे तो उच्च से निम्न, और टर्मिनल पूछे तो ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है, ये याद रखें। नेक्स्ट
13वां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? तो यह 1526, 1556, 1761। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया। आइए देखिए इसमें और क्या पॉइंट्स हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खानवा का युद्ध ठीक अगले साल 1527 बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर बाबर ने अगले ठीक एक साल बाद 1528 में बाबर ने ही मेदिनी राय को हराया। और एक साल बाद घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर ने ही लड़ा 1529 में और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया। बाबर का अंतिम युद्ध था, मध्यकाल की यहीं से शुरुआत होती है। और ये घाघरा यानी कभी कभी घग्घर का युद्ध पूछे तो यही है, घाघरा नदी पर गोरखपुर के पास यह लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ, अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में था, जो कि प्रश्न था, इसी का उत्तर है। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ पेशवा को हराया। तो आप भैया ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये ज़बरदस्त प्रश्न हैं। और यदि आपने लाइक न किया हो तो मेरी अपील होगी कि ज़रूर लाइक कर दीजिए। और समाधान द सॉल्यूशन ये ठीक लग रहा हो, इसमें ठीक मेहनत की गई हो और आपके काम की चीज़ें हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 14वां नंबर प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर की बात करेंगे तो ये जो है कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कुछ और टाइगर रिजर्व देखिए, खूब प्रश्न आते हैं टाइगर रिजर्व से, कहाँ हैं लोकेटेड हैं ये आता है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, असम नहीं है, असम में ओरंग, करंग जो है अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप पन्ना जानते हैं मध्य प्रदेश में है, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में, रंग पहाड़ वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड में, मेनन वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में है और रायमोना वन्य जीव अभयारण्य असम में है। तो भैया ये पॉइंट्स एक बार दो बार याद रखिए। देखिए एक चीज़ है, ये जो इतने पॉइंट्स होते हैं ये एक साथ आपको ढूंढने पड़ते हैं, यहाँ इसलिए रखे गए और वो पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है, बल्कि आप एक बार दो बार तीन बार इसको देखे रहेंगे तो जब परीक्षा में आपके सामने आएंगे तो ये प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। इसलिए रटिए मत, केवल एक बार दो बार देख लीजिए। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 3 तलाक अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज ट्रिपल तलाक एक्ट पास्ड? तो ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और ये मोदी गवर्नमेंट जब दूसरी बार बनी, यानी कब? एक 14, दूसरा 19 में, तो 2019 में ट्रिपल तलाक को संसद ने पास किया 2019 में। नेक्स्ट इस पर देखेंगे क्या है व्याख्याएं जो कि महत्वपूर्ण हैं। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये वो एक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, इसकी खूब बात हो रही थी जब राम मंदिर से संबंधित आ रहा था निर्णय, या जो अभी बनारस में जो मस्जिद है ज्ञानवापी उस पर निर्णय आ रहा था, तो इसकी बात अक्सर होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005 में, आरटीई एक्ट 2009 में, इन दोनों को याद रखिएगा, खूब आते हैं। जीएसटी 2017, आर्टिकल 370, ये तो ज़बरदस्त है और अभी हाल में हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 2019 में ये भी मोदी गवर्नमेंट की सेकेंड रिजीम में। और नागरिकता संशोधन एक्ट सीसीए जो है ये भी 2019 में आया। तो इधर 19 के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्ट्स आए हुए हैं इनको याद रखिए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन है? तो पहली नहीं है, दूसरी पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। पहली आप जानते हैं कौन है? कंचनजंगा। लेकिन दूसरी कौन है? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो दूसरा पूछा है, प्रश्न सही पढ़ेंगे। नंदा देवी की बात करें तो 7,817 मीटर ऊंचाई है। यह उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की भी और कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, 8,586 मीटर है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, यदि यह प्रश्न आ जाए, जो कि आता भी है, तो आप अनाईमुडी को लगाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो हिमालय, और यह तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो एंडीज है, उसके बाद रॉकीज है, देन हिमालय है, पर्वत है, ये घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय और सबसे लंबी है तो एंडीज, देन रॉकीज और देन हिमालय तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा से सबसे निकट है? विषुवत रेखा सबसे कहाँ, दक्षिण में होगी, सबसे नीचे होगी। तो जो भारत का सबसे नीचे वाला स्थान होगा वो विषुवत रेखा से सबसे निकट होगा। तो आप जानते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट। सो यही सबसे विषुवत रेखा से निकट होगा, इक्वेटर से सबसे निकट होगा। तो जो पिगमेलियन पॉइंट होगा ये विषुवत रेखा से सबसे पास में होगा। तो सी सही उत्तर है। इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, याद रखिए। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है, सबसे दक्षिण बिंदु। इसके बाद भारत का कोई स्थान नहीं है और दूसरे देश की सीमा शुरू होती है। और जब चूंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और इक्वेटर कहाँ होती है, भूमध्य रेखा सबसे दक्षिण में होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह विषुवत रेखा के सबसे निकट है। अब ये तो रहा दक्षिणतम बिंदु। अब पूछ ले भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। देखिए ये इंदिरा पॉइंट था, यानी पिगमेलियन पॉइंट। भारत का सबसे उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोती है, गौहर मोती भी कहते हैं इसको, गौहर मोती भी कहते हैं, और ये गुजरात में है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? द ओरिजिन ऑफ विच डांस इज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया? कथक तो उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी। अब देखिए आपका प्रश्न है पूर्व भारत, तो पूर्व भारत में से कौन आ रहा है? मणिपुर आ रहा है। अब मणिपुर में मणिपुरी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सवाल सही हो जाते हैं। यह मणिपुर यानी पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आप जानते हैं कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से अभी एक है। मणिपुर के अन्य लोक नृत्यों की बात करेंगे तो राखाल, नटरास और महारास है। मेघालय के लोक नृत्य की बात करें तो लाहौर और वांगला दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आते हैं, और नटरास और महारास इसके भी खूब आते हैं। मिजोरम में बम्बू और खानटुम, ये दोनों, खानटुम तो बहुत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। असम में बिहू सभी जानते हैं, ओजापली और सत्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सत्रिया जो है ये क्लासिकल डांस है और ये वैष्णव संतों द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा जो ये सत्रिया है यह 8 क्लासिकल डांसेस में सबसे नया है, ये न्यू है, सबसे नया क्लासिकल डांस पूछें तो आप सत्रिया को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अगरिया कहाँ की जनजाति है? वेयर इज अगरिया ट्राइब फ्रॉम? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो अगरिया ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, यह क्योंकि यह कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति हैं। मध्य प्रदेश की कुछ और जनजातियों की बात करेंगे तो कोल, बैंगा और सहरिया, ये हैं मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियां जो कि पूछी जाती हैं परीक्षा में। उत्तराखंड की बात करें तो थारू और बुक्सा महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में लंबाडा, कुबी और चेचू। तेलंगाना की बात करें तो लंबाडी। देखिए आंध्र प्रदेश में लंबाडा और तेलंगाना में लंबाडी, दोनों को एक ही मत समझ लीजिएगा, अलग अलग हैं। और थोटी। राजस्थान में तो भील, कंजर, कथौड़ी, सहरिया और डामोर, ये जनजातियां प्रमुख रूप से हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है,
चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ चाइना? तो नेशनल गेम्स कुछ हमारे जो पड़ोसी देशों के और अन्य देशों के भी पूछ लिए जाते हैं। तो चीन का राष्ट्रीय खेल यही है, आप देख रहे हैं क्या कौन सा है? टीटी है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट व्याख्या देखिए, भारत और पाकिस्तान इन दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, दोनों का। जापान का जूडो, इसको सुमो कहते हैं। अमेरिका का बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, स्पेन का बुल फाइटिंग, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों का क्या है? क्रिकेट। और इंग्लैंड को तो क्रिकेट का जन्मदाता ही माना जाता है। फ्रांस और ब्राज़ील इनका है फुटबॉल। और आप देखेंगे कि सबसे बड़े खिलाड़ी भी यहीं इन दोनों देशों के हैं, रोनाल्डो, पेले, ये सारे। नेपाल और श्रीलंका वॉलीबॉल, भूटान तीरंदाजी, रूस फुटबॉल और शतरंज, ये दोनों। तो भूटान की तीरंदाजी है और रूस की फुटबॉल और शतरंज। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न है, बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसीविंग द बुकर प्राइज? तो बुकर प्राइज पाने वाले भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति होंगे वीएस नायपाल होंगे। ये आपको पता भी होगा, ये प्रश्न बड़ा लोकप्रिय है, खूब आता है। वीएस नायपाल पहले भारतीय कहें या पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कहें। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको 1971 में पुरस्कार मिला। अरुंधति राय पहली महिला, तो पहली महिला पुरस्कार पाने वाली, बुकर पुरस्कार पाने वाली अरुंधति राय, और वीएस नायपाल पहले पुरुष और पहले पुरस्कार प्राप्त करता है, महिला पुरुष दोनों में मिला के। महिला पूछेगा तो अरुंधति राय। प्रारंभ 1969 में इसका हुआ, बुकर पुरस्कार का प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड है, यानी $64,000 है। अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों हेतु ही ये दिया जाता है। यानी याद रखिए कि शर्त है कि अंग्रेजी की कोई पुस्तक हो, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हो, तभी ऐसी ही पुस्तकों के लिए यह पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार 2024 की यदि बात करेंगे, करंट का क्वेश्चन आता है, तो जेनी एरपेनबेक हैं, इनकी पुस्तक है कैरोस, और माइकल हॉफमैन द्वारा यह अनुवादित है। और इसमें याद रखिए कि 50-50% दोनों को यह पुरस्कार मिलता है, बांटा जाता है, यानी मूल लेखक और जो अनुवादक है दोनों को 50-50% इस 50,000 पाउंड की धनराशि मिलती है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड? तो सबसे ऊंचा दर्रा की बात करेंगे तो ये है कराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दर्रे आप जानते हैं क्या होते हैं? संपर्क मार्ग होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जो एक रास्ते होते हैं जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को, कि जैसे ये क्षेत्र है चीन है, भारत है, तो इसको मिलाने वाला एक कोई सकरा रास्ता होगा जिसे दर्रा कहेंगे या पास कहेंगे। तो कराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 मीटर। तो भैया इसको ठीक कर लें, ये 5,000 मीटर है, यानी है तो एग्जैक्टली 5,540 मीटर, 5,540 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई है। 500 मीटर नहीं है। स्थिति ये है कहाँ? ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है और भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। शिपकीला बड़ा महत्वपूर्ण, खूब परीक्षा में आता है। ये हिमाचल प्रदेश में है और शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा खूब प्रश्न आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का ही है, रावी नदी का उद्गम स्थल है। नाथुला दर्रा ये भी खूब प्रश्न आता है, ये सिक्किम में है, भारत चीन सीमा पर स्थित है, रेशम मार्ग की शाखा यह रहा है पूर्व काल में। भारत चीन युद्ध के समय जो नाथुला दर्रा है 1962 के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः शुरू कर दिया गया है। सिक्किम के दर्रों की बात करें तो माना, जेलेपला और डोंकिया दर्रा ये प्रमुख दर्रे हैं। उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो लिपुलेख और दारमा है। लद्दाख खारदुंगला और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा, डिफूला और बुमला ये हैं। देखिए इन दर्रों को 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। ये दर्रे कहाँ हैं?
किस प्रदेश के इधर रहे हैं ये, या कभी कभी कि किन क्षेत्रों को मिलाते हैं, किन देशों को मिलाते हैं, इनकी बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23वां नंबर प्रश्न है। अब बस 1-2 मिनट की वीडियो और बची है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो नील नदी, कांगो नदी, माही नदी और लिम्पोपो नदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ये कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो आप देखेंगे ये है भूमध्य रेखा और ये है कांगो नदी, और इसको ये इस तरह से काट रही है, तो इसको 2 बार पार कर रही है। तो कांगो नदी कहेंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है? जायरे नदी। तो कांगो या जायरे दोनों में से कोई लिखा हो तो आप बताएंगे कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी की बात करेंगे तो यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, भारत की है। लिम्पोपो यह मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और नील नदी जो है ये कर्क और भूमध्य रेखा दोनों को 2 बार पार करती है, सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी कर्क और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसमें नील, ये है नील, आप देखिए ये नाइल है, ये कुछ इधर से आती है और बहुत नीचे तक जाती है। तो कर्क इधर है, भूमध्य इधर है, इन दोनों के यहाँ से ऐसे चलती है, तो इधर से भी एक बार इधर से इन दोनों रेखाओं को क्रॉस करती है जो है नील नदी। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुछ और पुस्तकें देखिए, दंडी ने अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श ये लिखे हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत ही मशहूर है। रसखान प्रेम वाटिका, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके हैं। और जीमूत वाहन ये दाय भाग और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखे हैं। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 25वां और अंतिम प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार इज द मिक्सचर ऑफ। सितार किससे बना है? देखिए सितार अमीर खुसरो की देन है और ये 2 यंत्रों से मिलकर बना है। किससे? बांसुरी वीणा, बांसुरी एवं सारंगी, वीणा एवं तंबूरा, वीणा एवं पियानो। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, वीणा एवं तंबूरा दोनों से मिलकर ये बना है सितार। तो सितार के आविष्कारक आप जानते हैं अमीर खुसरो हैं। देखिए वीणा और तंबूरा दोनों से मिलकर बना है। तो वीणा की खास बात है कि यहाँ ये इधर ये भाग निकला रहता है, तो वीणा प्लस तंबूरा इज इक्वल टू सितार। तो याद रखिएगा, वीणा का ये भाग यहाँ ले लिया गया और सितार का ये चीज़ ले लिया गया और बन गया क्या? तंबूरा का ये लिया गया और बन गया क्या? सितार। सो आप सी सही उत्तर लगाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि ये 25 प्रश्न थे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 100 प्लस 100 से 150 प्रश्नों के बराबर आपने ये प्रश्न और उसके उत्तर पढ़ लिए हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रयास किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उस दृष्टि से हों और आपको ऊंचाई पर ले जाएं, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में मदद करें, उन प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को इसमें चुन के वीडियोज़ में रखा गया है। और आगे भी जो ये सीरीज़ का पहली क्लास थी, लगातार क्लासेस आएंगी, आपको नियमित अंतराल पर, पहले 1 दिन 2 दिन के अंतराल पर मिलती रहेंगी। इसलिए ध्यान से सारी वीडियोज़ को देखिए और ये वीडियोज़ आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगी। और अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी लगातार आप पढ़ सकते हैं, डिटेल स्टडी अभी कर सकते हैं। इसलिए समाधान द सॉल्यूशन की जो ये क्लासेस हैं, इसको आप बिल्कुल लगातार इसको देखते रहिए और पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रॉफिटेबल साबित होंगी। यदि ठीक लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।